Jai Hind, all my fire arts. This is your GAT educator Kapil Gaur. I actively welcome you all for the last session of geomorphology. हाँ जी, आज का सेशन एकदम आखिरी सेशन होने वाला है जियोमॉर्फोलॉजी का, सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी का। फिजिकल ज्योग्राफी जहाँ से लगभग आप मानकर चलो 12 से 13 सवाल देखने को मिलते हैं, उसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसका आज आखिरी सेशन होने वाला है। यदि आपको जियोमॉर्फोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगी ना, तो आपको NDGAT बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग सकती, क्योंकि जो सबसे कठिन वाला पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, आप उसका आखिरी सेशन करने वाले हो। मतलब दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ NDGAT। आज का सेशन देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग, जो टॉपिक यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं, आई होप यू ऑल आर रेडी टू फिनिश इट टुगेदर विद मी, नॉट आई, नॉट यू, वी। ठीक है, साथ में हम लोग ये सारी चीजें फिनिश करेंगे। ऐसे आराम आराम से नहीं, बढ़िया तरीके से, जोश के साथ, मोटिवेशन के साथ सारी चीजें एंड करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, भैया इसके बाद क्या करवाओगे? डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मैंने आपसे पहले अश्योर करी थी, कि यहाँ पर जो आगे आने वाले सेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले से ही इनको शेड्यूल कर देंगे। मतलब किस डेट को सेशन होगा। नॉर्मली हमारे ट्यूसडे और सैटरडे को सेशन होते हैं GAT के, उसके बीच में भी और ज़्यादा सेशन हम लोग शेड्यूल करेंगे विद टाइटल, विद टॉपिक, कौन सा टॉपिक होगा और क्या होने वाला है। अब जो फ्रिक्वेंसी है सेशन की, या तो वो बढ़ेगी, या तो जो ड्यूरेशन है सेशन का वो बढ़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ते हुए देखेगी। मतलब कि एक सेशन समथिंग अराउंड आपको 2.5 से 3 घंटे का भी देखने को मिल सकता है। रादर देन वॉचिंग 2 सेशंस, यू कैन जस्ट वॉच अ सिंगल सेशन एंड कंप्लीट द टॉपिक। ठीक है, तो आज जो हम लोग सेशन चालू करने वाले हैं, जो टॉपिक्स फोड़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से, हम काय के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में। हम बात करेंगे उन लैंडफॉर्म्स के बारे में जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के द्वारा बनती है। तो देखो, बिल्कुल भी ना ऐसे आराम आराम से, ठीक है, एकदम बोरिंग वे में नहीं पढ़ने वाले हैं, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और जिस तरीके से हमने जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करी थी ना, उसी तरीके से इसको खत्म करेंगे। जस्ट बिलीव इन मी, सारी चीज़ें करवा रखी है, भरोसा रखो, बढ़िया तरीके से बैठ जाओ, प्रॉपर लाइट सोर्स में, प्रॉपर वाटर बॉटल लेकर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सो व्हाट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस? देखो, आप सभी को जियो का मतलब तो पता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फिक का मतलब होता है चेंजेस, मॉर्फिक स्टैंड्स फॉर चेंजेस। तो ऐसी प्रोसेस जो हमारा अर्थ है, अर्थ जैसे बनी हुई है ना, अर्थ की बनावट, अर्थ का कन्फिगरेशन, ऐसी प्रोसेस जो कि अर्थ के सरफेस के कन्फिगरेशन में चेंजेस लेकर आती है, ईदर ड्यू टू फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन, जो कि अर्थ के ऊपर मटेरियल प्रेजेंट है, उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कि अर्थ के कन्फिगरेशन में जो प्रोसेस चेंज लेकर आती हैं, फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन की वजह से, उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। अब आप एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पर मैं एकदम आपको ओवरऑल बता दे रहा हूँ। जियोमॉर्फिक प्रोसेस 2 प्रकार की होती हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में 2 होती हैं, डायस्ट्रॉफिज्म, कैटास्ट्रॉफिज्म। इसमें 2 होती हैं, एपियरोजेनिक, ओरोजेनिक। कैटास्ट्रॉफिज्म में वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक। एक्सोजेनिक में वेदरिंग, मास मूवमेंट, डिपोजिशन, इरोजन। सर डर गए यार? इफ आई एम हियर यू नीड नॉट फेयर, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें सेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अभी तक, जो इससे पूछे हुए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर दोगे, सारे के सारे। इस बार मैं ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं खींच रहा हूँ, शुरू करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा भाई, कोई भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अपन लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यदि जियोमॉर्फिक प्रोसेस अर्थ में चेंजेस लेकर आ रही है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस अर्थ में चेंजेस लेकर आ रही हैं, तो पक्की बात है इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जी सर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मतलब अब ये जो एनर्जी है, मतलब ये सब छोड़ो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रही है ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा जो कि चेंज लेकर आएगा, इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो कि एक पर्टिकुलर फोर्स की वजह से होती है, जिसको एनर्जी मिलती है अंदर से, फ्रॉम द इंटीरियर, ठीक है, उनको कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जिनको एनर्जी मिलती है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, आउटसाइड, यहां पर लिख दे रहा हूं आउटसाइड, उनको कहा जाता है एक्सोजेनिक, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। ये बेसिक है, एकदम नॉर्मल मैंने बता दिया भाई। इतना अर्थ का सरफेस के ऊपर चेंज लाना छोटी मोटी बात नहीं होती, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, मगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कहां से, ये भी तो जानना जरूरी है, या तो बाहर से या अंदर से। जब बाहर से, फॉर एग्जाम्पल सन, तो एक्सोजेनिक। अंदर से, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एंडोजेनिक। मतलब अंदर से कैसे? जो अर्थ के अंदर पहले से प्रीमोडियल हीट प्रेजेंट है, ये अंदर वाला एग्जाम्पल है। अब 2 प्रकार की
प्रोसेस है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। कई लोग इनको एंडोजेनेटिक भी बोलते हैं और एक्सोजेनेटिक भी बोलते हैं, देयर इज नो इशू। जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं दीज आर इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस हैं, ये अर्थ के अंदर से लगती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, ये बना दिया पहाड़, ठीक है, पहाड़ बना दिया और यहाँ पर है गड्ढा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर पता क्या हुआ, ये जो पहाड़ है ना ये थोड़ा टूटा, ये थोड़ा टूटा। अब जब ये पहाड़ टूटा, इतना हो गया भाई, ये है ना, इतना पूरा टूट गया। अब इसके जो नोड्यूल्स आए वो कहाँ पर, ये गड्ढा वाला जो एरिया दिख रहा है ना सरफेस नीचे आपको, यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए। तो इसका मतलब पता क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस एलिवेशन को तोड़ता है, वेयर डाउन करता है, और जो डिप्रेशन है गड्ढे वाले एरिया उनको क्या करता है, फिलअप करता है। तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है। दीज फोर्सेस आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस, ठीक है, लैंड को बिल्ड करता है। जैसे कैसे, किस तरीके से बिल्ड करता है, जो गड्ढा था, जो डिप्रेशन था, उसको उन्होंने फिलअप कर दिया, सेडिमेंट्स की वजह से फिलअप कर दिया। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, एनर्जी के सोर्सेस, मतलब एंडो मतलब इंटरनल फोर्सेस अर्थ के अंदर, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अर्थ की लेयर्स के अंदर। आप देखोगे जैसे अपन ने अपर मेंटल पढ़ी है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके अंदर बहुत सारी हीट होती है। दे आर वन ऑफ द सोर्सेस फॉर एंडोजेनिक फोर्सेस की एनर्जी। दूसरा यहाँ पर क्या है, प्रीमोडियल हीट। प्रीमोडियल हीट क्या है, जिस समय पर अर्थ बन रही थी उस समय से लेकर अभी तक जो अर्थ के अंदर हीट प्रेजेंट है, वो भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है एंडोजेनिक फोर्सेस क्रिएट करने का, जिसकी वजह से अर्थ का जो डिप्रेशन है वो फिलअप होता है और जो लैंड बिल्डिंग फोर्सेस कैरी फॉरवर्ड होती हैं, जिनको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। अब यहाँ पर आता है रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि जिक्र करें। ऊपर के ये जो दो है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक का मतलब होता है, नाम से समझ गए, एक्सटर्नल फोर्सेस। ये विद इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। अब आप ये मत समझना कि अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर की बात चल रही भाई, मगर अर्थ के सरफेस के बाहर की बात चल रही है ना। ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको सराउंड ऐसे कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर, मगर अर्थ के सरफेस के तो बाहर है ना, ये अर्थ के सरफेस के तो बाहर है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। बस एक बात याद रखना एक्सोजेनिक की, ये कभी भी दे नेवर बिल्ड द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कभी भी अर्थ के सरफेस का पार्ट बिल्ड नहीं करते हैं। इनका काम है लैंड को वेयर करना, तोड़ना। ये सिर्फ लेवल कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन लेवल अप कर सकते हैं, मगर कभी भी एलिवेट नहीं करेंगे उसको। इसके मतलब क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, हिंट मैंने अभी दे दी थी। एक है सन। सन काफी बड़ा सोर्स है एक्सोजेनिक फोर्सेस की एनर्जी का। और यहाँ पर स्लोप क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक प्रोसेस, जो टॉपिक हमने लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट करा, टेक्टोनिज्म। वो टेक्टोनिज्म के द्वारा जो स्लोप क्रिएट होता है, वो भी कई हद तक एक्सोजेनिक प्रोसेस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करता है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ ली, एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ ली, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया कि बेसिकली एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक होता क्या है। इतना डीपली तो आपसे शायद ही पूछे, मगर फिर भी मैंने आपको बता दिया। मगर अब इसके अंदर की चीजें हम लोग जानने वाले हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले अपन स्टडी उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपन पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से एक्सोजेनिक, ठीक है। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, एक्सोजेनिक। तो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्या है, यहाँ पर ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। यहाँ पर ऊपर क्या रखा हुआ है, ये एक स्टोन रखा हुआ है भाई, बहुत बड़ा स्टोन रखा हुआ है। हाँ जी सर, स्टोन रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या आ रही है भाई, यहाँ पर धूप आ रही है, सन की रेज आ रही है। अब सन की रेज आ रही है, साथ में क्या हो रही है सर, बारिश भी हो रही है। सन की रेज आ रही है, बारिश भी हो रही है, ठीक है। बारिश के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है सर, हवाएं भी चल रही हैं, ठीक है सर, हवाएं भी चल रही हैं। तो इन सब की वजह से पता क्या होगा, ये जो पत्थर है, ये टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये हो गया ब्रेक। अब जब ये ब्रेक हुआ तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे गिरने में आसानी होगी। नीचे क्या, फॉल कर जाएगा, ठीक है, फॉल कर जाएगा, या फिर बोल दो आप मूव कर जाएगा, ठीक है। आप बोल दो मूव कर जाएगा, ये यहाँ पर मूव कर गया। अब जब ये यहाँ पर नीचे आकर मूव कर गया, अब यहाँ पर क्या, पानी आएगा। फॉर एग्जाम्पल नदी बह रही है, उसने क्या करा, जब ये टुकड़े इसके नीचे गिरे तो इसने पता क्या कर दिया, इसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसको कर दिया ट्रांसफर, और ट्रांसफर करने के बाद जब ये ट्रांसफर हुए तो एक जगह जाकर क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। इसको कर दिया डिपॉजिट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। एक बढ़िया चीज बताऊं, हाँ जी सर, उसी के लिए तो हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। पत्थर का ब्रेक होना, ठीक है, इट्स कॉल्ड वेदरिंग। इसको बोलते हैं वेदरिंग। जो ऊपर पत्थर है ना, जो टूटा, ब्रेक डाउन होना, डेन्यूड होना, इरोड होना, मतलब ब्रेक होना, बेसिकली इसको वेदरिंग बोलते हैं। ऊपर से नीचे गिरना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग, ठीक है। मास मूवमेंट या फिर मास वेस्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, इसको बोलते हैं इरोजन। द ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड इरोजन।
और जब भी ट्रांसफर होगा उसके बाद जो होती है चीज उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। ये बस यही 4 प्रोसेस हैं आपकी एक्सोजेनिक। खत्म। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ जी सर बहुत आ रहा है। वेदरिंग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको टूटा हुआ पत्थर दिख रहा है। इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, कोई ज्यादा स्लाइड नहीं लूंगा, एक स्लाइड में पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठने वाली है। आई विल टेक जस्ट 1 स्लाइड and with that slide each and every information is going to just going to reside in your brain। ठीक है, तो भाई वेदरिंग का मतलब तो टूटना बता दिया, जो कि नॉर्मल भाषा है। ठीक है, बेसिक है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नॉर्मली थोड़ी अच्छे भाषा में बोलना है तो इट इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डीकम्पोजिशन। मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट होना और केमिकली डीकम्पोज होना रॉक्स का ड्यू टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे तत्व प्रेजेंट हैं। इन तत्वों की मदद से कोई भी चीज को फिजिकली डिसइंटीग्रेट करना, तोड़ना, या केमिकली डिकम्पोज करना, तोड़ना, इसको वेदरिंग बोलते हैं। 3 प्रकार की वेदरिंग होती है भाई, 3 प्रकार की। ठीक है, एक होती है केमिकल वेदरिंग, एक होती फिजिकल वेदरिंग और एक होती बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जितने भी केमिस्ट्री वाले वर्ड आ रहे हैं, जिससे सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे के सारे आर दी एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, यदि अपन फिजिकली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आ गया ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, एक्सपांशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर लगता है ना, टेम्परेचर आया। कभी भी आप कॉमन सेंस लगाओ, जैसे एक रॉक है, इसके ऊपर क्या आया, सन की रेज आई, ये मैंने सन की रेज यहाँ पर पहुंचा दी। अब जब यहाँ पर सन की रेज आ रही है ना, तो थोड़ी देर के लिए मानकर चलना, पहले ये रॉक ना हल्का सा एक्सपांड करेगा। ठीक, भले ही वीक होगा मगर थोड़ा सा एक्सपांड करेगा टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पर वाटर का भी प्रेशर लगता है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब इसके ऊपर टेम्परेचर लगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके अंदर घुस जाता है पानी। अब जब पानी घुस जाता है तो इसका मतलब धूप भी पड़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बाद इसमें पानी भी घुस गया, तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक होगा क्यों, क्योंकि डेन्यूड हो गया। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग। दिस इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। और ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसको बोलते हैं रॉक फ्रैक्चर। सो रॉक फ्रैक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फिजिकल वेदरिंग। अब रॉक फ्रैक्चर होता क्या है, रॉक फ्रैक्चर इज नथिंग बट जब ऐसे मानकर चलना, जो पानी है, ये जो वाटर है, ये वाटर क्या कर गया, वाटर परकुलेट कर गया। परकुलेट करना मतलब रिसा जाना, अंदर चला गया, वाटर परकुलेट कर गया स्टोन में, जिसकी वजह से वो जो रॉक है वो एक्सपांड हुआ और ग्रेजुअली वो रॉक में फ्रैक्चर देखने को मिला। अब ये जो फिजिकल वेदरिंग है, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है एक्सफोलिएशन। एक हमने रॉक फ्रैक्चर पढ़ी, अब पढ़ो एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मतलब पता है, एक बेसिकली रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है ना, बेसिकली एक रिजल्ट है। देखो क्या होता है, कई बार टेम्परेचर बढ़ता है ना, ऐसे सुनना मेरी बात ध्यान से। दिन के टाइम पर ये जो रॉक है, दिन के टाइम पर टेम्परेचर बढ़ेगा और नाइट के टाइम पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से इसका साइज बढ़ेगा, टेम्परेचर के कम होने से कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो ड्यू टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, देयर विल बी द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो रॉक है ना वो लेयर बाय लेयर निकलने लगता है, मतलब डेन्यूड होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सफोलिएशन। मगर यदि आपसे मेजर केस पूछे ना, तो बोलना टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सफोलिएशन होता है, ना कि कम होने से। प्रोसेस में टेम्परेचर के कम होने से भी आ रहा है, मगर मेन क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, अब आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जितने भी आपको ऐसे बायोलॉजिकल नाम दिख रहा है ना, जैसे अर्थवॉर्म, रोडेंट और टर्माइट्स, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी मदद से जब बरोइंग और वेजिंग होती है, मतलब सॉइल में ये प्रोसेस होती है, उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो वेदरिंग है ना, ये सॉइल के फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और वेदरिंग होगी तभी आपका इरोजन और डिपोजिशन होगा, क्योंकि जब तक कोई चीज टूटेगी नहीं, ट्रांसफर कैसे होगी यार? आप कॉमन सेंस लगाओ ना, इतनी भारी चीज कैसे ट्रांसफर हो जाएगी? तो दैट वाज ऑल अबाउट वेदरिंग। क्वेश्चन करते हैं, द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सपांड। तो भाई एक्सपांड करने की बात चल रही है और वाटर की बात चल रही है, तो ऑक्सीजन और कार्बन तो आएगा नहीं, या तो हाइड्रेशन होगा और हाइड्रोलाइसिस होगा। लाइसिस का मतलब टूटना, मगर एक्सपांड की बात चल रही है तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रेशन इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट। भाई जब डेजर्ट है ना, रेगिस्तान में क्या होता है, जो हवा, जो मिट्टी है, रेत है, वो एक जगह से दूसरी जगह खुद फिजिकली मूव होती है, ठीक है, वो खुद जाती है, उड़कर जाती है, फिजिकली जा रही है ना, तो आप क्या बोलोगे, मैकेनिकल, मैकेनिकल वेदरिंग, टूट कर जा रही। अब केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मच ग्रेटर इन, याद रखना केमिकल वेदरिंग पता कहां पर ज्यादा होती है,
बहुत गर्म और उमस वाली जगह पर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में केमिकल वेदरिंग ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन कर ली। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो ऊपर से नीचे गिरना उसको बोलते हैं मास मोमेंट। इट इज कॉल्ड मास मोमेंट। सो मास मोमेंट refers to transfer of mass of rock debris down the slope under the direct influence of gravity। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में डाउन द स्लोप जब रॉक डेब्रीज गिरता है उसको मास मोमेंट कहा जाता है। यहाँ पर नो अदर जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे कि विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर इसमें पार्टिसिपेट करता है। नो अदर जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, इसको किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज ग्रेविटी। मगर नीचे क्या लिखा हुआ है सर? वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। मतलब कि जो वेदरिंग है ये प्री रिक्विजिट नहीं है। मतलब कि वेदरिंग यदि नहीं भी होगी तब भी मास मूवमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वेदरिंग का होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने ऊपर बताया कि जब तक वेदरिंग नहीं होगी वो ट्रांसफर नहीं होगा। अरे तो भाई ट्रांसफर का बोला है मैंने, आप ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा है? वेदरिंग होगी तभी इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा। मगर मास मूवमेंट तो हो सकता है ना। ठीक है, मास मूवमेंट हाँ, मगर यदि वेदरिंग हो गई तो मास मूवमेंट को हेल्प मिलेगी। तो वही चीज तो लिखी है, इट जस्ट एड्स द मास मूवमेंट। वो मास मूवमेंट को मदद करता है, मगर ऐसा नहीं है कि ये होगा तभी मास मूवमेंट होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब बात करते हैं इरोजन और डिपोजिशन के बारे में। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इरोजन एंड डिपोजिशन। लिसन टू मी केयरफुली। इरोजन का मतलब क्या होता है बताऊं? इरोजन का मतलब बेसिकली क्या होता है? इरोजन का मतलब होता है भाई ट्रांसफर होना। ठीक है, इरोजन का मतलब ट्रांसफर होना, और एक जगह ट्रांसफर जाकर डिपोजिट हो जाना, इसको डिपोजिशन बोलते हैं। सो इरोजन, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज। जब एक बड़ा सा रॉक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे कि विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, ठीक है, वेव्स, यहां पर आ जाएगा ग्राउंड वाटर, ये क्या करते हैं? उन सभी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दूसरी जगह को। इसको कहा जाता है इरोजन। इसमें से तीन एजेंट ऐसा है जैसे विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर। एक सॉलिड है, कौन सा सॉलिड कौन सा ग्लेशियर, एक लिक्विड है रनिंग वाटर, और जो विंड है ये क्या है? आपका गैस है। ये तीन एजेंट आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और ये रिलीफ फीचर को डिग्रेड करेगा। मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो डिग्रेड ही हो रही है ना, एग्रेड तो नहीं हो रही है। एग्रेड करना मतलब बनाना, यहां पर एग्रेडेशन होता है, यहां पर एग्रेड करता है। तो डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ इरोजन। ठीक है, जो कोर्स मटेरियल है वो पहले जाकर सेटल हो जाएगा और जो पतला मटेरियल है वो बाद में जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, जो डिप्रेशन है ना, जो ये डिप्रेशन है, ये क्या हो जाता है? फिलअप हो जाता है। तो आप एक बात बताओ, जिस चीज ने, फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी ने पत्थरों को ट्रांसफर करा तो वही पानी डिपोजिट करेगा। ऐसा तो नहीं कि पानी थक गया तो बोल दिया कि हवा अब आप एक काम करो, अब आप लेकर चले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो द सेम इरोजनल एजेंट एक्ट एज डिपोजिशनल एजेंट। सेम जो इरोजनल एजेंट है ना, वही डिपोजिशनल एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर, मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन करें। वाइल ट्रेवलिंग टू अ हिली रीजन, आप हिली रीजन में ट्रेवल कर रहे थे, आपने एक मैसिव बोल्डर को नोटिस करा विच वॉज लूजनड बाय हैवी रेन्स। ठीक है, काफी ज्यादा जो हैवी रेन्स हैं जिसकी वजह से ये लूज हो गया और डाउन हिल मूव हो गया। जिसकी वजह से क्या होगा? तो आप मेरी बात सुनो, एक बड़ा सा बोल्डर है जो कि लूज हुआ, मतलब वेदरिंग हुई, है ना, फिर मूव करा मतलब मास वेस्टिंग हुई, है ना। नहीं, डाउन हिल मूव करा तो मास वेस्टिंग हुई, मूव हुआ तो इरोजन हुआ, मतलब तीनों की तीनों चीजें हो रही। सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। हाँ जी, मैकेनिकल वेदरिंग का फॉर्म है। हाइड्रेशन कॉजेज ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, क्या डिसइंटीग्रेशन करता है क्या? फ्रॉस्ट एक्शन इज सिनोनिमस। देखो दूसरा वाला तो आप खुद बताओगे मेरे को, तीसरा वाला मैं बता रहा हूं। देखो फ्रॉस्ट एक्शन पता क्या होता है? ये एक एक्चुअली में फ्रीज थॉ एक्शन की प्रोसेस है। इसमें स्नो क्या होता है? स्नो कवर्ड होता है और वो ब्रेक हो जाता है। उसी का एक सिनोनिमस, मतलब उसी के अंडर एक प्रोसेस आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। तो ये सही है। और एक बात बताऊं ना, ये आपसे नहीं पूछेगा, दोबारा नहीं पूछेगा आपसे। ये काफी टाइम 2014 में पूछा हुआ था, उसके बाद कभी भी ये चीज रिपीट नहीं हुई है। रिपीट क्या हो सकती है? वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, ये कौन सी प्रोसेस है यार? इनका काम है डेन्यूड करने का, इनका काम है डेन्यूड करने का, डिग्रेड करने का। सो दीज ऑल आर डेन्यूडेशन प्रोसेस, इनको डेन्यूडेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आते हैं अपन ऊपर, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। अब आते हैं अपन ऊपर। अपन ने एक्सोजेनिक जो है वो तो सारी कर ली, वेदरिंग, मास मूवमेंट, डिपोजिशन और इरोजन। जो एंडोजेनिक होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, बस याद रखना। एक होती है सडन, सडन मतलब कैटास्ट्रॉफिक, आपने वर्ड सुना होगा, और एक होती है आराम से, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। अब डायस्ट्रोफिज्म में जो आराम से है उसमें या तो कॉन्टिनेंट भी बन सकते हैं या तो माउंटेन भी बन सकते हैं। यदि मैं कभी भी बोलूं ओरोजेनिक,
ठीक है। तो समझ जाना, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं माउंटेन बिल्डिंग की। और कभी भी एपियरोजेनिक बोलूं तो समझ जाना काय के बारे में बात कर रहा हूं, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, ठीक है, कॉन्टिनेंट के बनने के, ठीक है। अब कैटास्ट्रोफिक सडनली होना, सडनली रिलीफ फीचर डिग्रेड करना, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक जो कि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके, बात खत्म, ठीक है। नाउ जेंटलमैन इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट द लैंडफॉर्म्स, जो कि कौन बनाते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल एजेंट, ठीक है। ऐसे लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि इरोजनल और डिपोजिशनल एजेंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। यहां पर वाटरफॉल है, मतलब वाटरफॉल आपने देखा है, वाटरफॉल के बाद माउंटेन्स दिख रहे हैं, प्लेटू दिख रहे हैं, प्लेन दिख रहे हैं। मगर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, यदि यहां पर एक लैंडफॉर्म है ना, कोई चीज आपको ऐसे दिख रही है, मैं यहां पर काला काला कलर लेता हूं, कोई चीज आपको ऐसी दिख रही है, मगर हवा चली, उसने यहां पर कुछ तोड़कर ले गई, इतनी चीज तोड़कर लेकर चली गई और यहां पर ऐसा गोला बना दिया और उसने ले जाकर यहां डिपोजिट कर दी, तो यहां पर भी एक नई चीज बनी और यहां पर भी नई चीज बनी। तो जब इरोड करा था, इरोड करने की वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं और डिपोजिट करने की वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। बात खत्म। और अच्छे से बताऊं, और अच्छे से बताता हूं। पहली बात तो लैंडफॉर्म्स होते क्या है यार, अर्थ का सरफेस का पार्ट, और क्या मतलब स्मॉल टू मीडियम साइज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का कोई भी सरफेस जो कि स्मॉल से मीडियम साइज का हो, जिसका खुद का शेप होता है, साइज होता है और मटेरियल होता है। अब लैंडस्केप क्या होता है, पूछेगा नहीं एग्जाम में, वो तो ऐसे ही बता रहा हूं। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं, लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं। अब ये मत सोचना कि रात को सो गए, सुबह उठकर देखा तो लैंडफॉर्म्स बन गए। भाई ये जो लैंडफॉर्म्स है ना, ये दीज आर द चेंजेस ड्यू टू द एक्शंस ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का यहाँ पर इवोल्यूशन होता है आगे चल के। और ये जो मॉडिफिकेशन है, इसमें बहुत स्टेजेस भी लग जाती हैं, काफी टाइम लगता है और कई बार इवन स्टेजेस भी लग जाती हैं। तो इतना सब आपसे नहीं पूछेगा, बस लैंडफॉर्म क्या होता है ये बता दिया। लैंडफॉर्म्स मिलकर इस स्लाइड में बस 3 चीज जानने की थी। लैंडफॉर्म क्या है, अर्थ सरफेस का पार्ट जो कि स्मॉल से मीडियम साइज का है। दूसरी बात क्या, लैंडफॉर्म्स मिलकर लैंडस्केप बनाते हैं। तीसरी चीज क्या, लैंडफॉर्म्स कोई आधी रात में नहीं बन जाते हैं, इनको बहुत समय लगता है। ये जो मॉडिफिकेशंस आते हैं, ये जो चेंजेस आते हैं, रिफॉर्म्स आते हैं अर्थ के कॉन्फ़िगरेशन में, इट टेक्स टाइम। दैट्स इट, आई वांटेड टू टेल यू। तो अब मेरी बात सुनो, लैंडफॉर्म्स इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी होते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी होते हैं। रनिंग वाटर जब इरोड करेगा तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएगा, रनिंग वाटर जब उसी को डिपोजिट करेगा तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाएगा। ग्राउंड वाटर जब इरोजन करेगा तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएगा, जब ग्राउंड वाटर डिपोजिट करेगा जब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाएगा। ग्लेशियर जब इरोड करेगा तो इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिट करेगा तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। विंड जब इरोड करेगी तो ऐसे करके पूरा बनते जाता है। तो इन्हीं को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। अब यहां पर पढ़ते हैं रनिंग वाटर। देखो रनिंग वाटर की 3 स्टेज है। पहली बात तो रनिंग वाटर है क्या, बहता हुआ पानी। मगर बहते हुए पानी की भी 3 एज होती है, 3 प्रकार के, यूथ, मेच्योर और ओल्ड। जो नया वाला पानी होता है ना, वो वी शेप्ड वैली, कम गहरी वी शेप वैली में बहता है, ठीक है। वैली मतलब घाटी, जो कि कम गहरी, मगर जब मेच्योर हो जाता है वो गहरी वी शेप वैली में जाता है। जो यूथ रनिंग वाटर है, इसमें पूर इंटीग्रेशन होता है, मगर मेच्योर रनिंग वाटर में अच्छा खासा इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। अब जब यही रनिंग वाटर जब ओल्ड हो जाता है ना, तो ये यार सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड होने लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब स्मॉल ट्रिब्यूटरीज विद जेंटल ग्रेडियंट, जिसको आगे चल के ऑक्सबो लेक भी बना लेता है। ये देखो, ये सिचुएशन के हिसाब से कट हो गया, और आगे चल के यही कट जो हुआ ना, आगे चल के उसने ज्यादा ही जब कट हो जाता है, मतलब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक समय आया कि ये ज्यादा ही कट हो गया, तो इतना पार्ट यहाँ से अलग हुआ और इसने क्या बना लिया, ऑक्सबो लेक, ठीक है। क्लियर है? चलो सर, अभी तो कुछ भी नहीं बताया, काम की चीज अब सुनो, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली। इरोजनल लैंडफॉर्म क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहला जो आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है वी शेप्ड वैली। ये जो दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड वी शेप्ड वैली, ठीक है। ये वी शेप्ड वैली है। ये वी शेप्ड वैली कैसे बनी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले क्या करा, पानी जब बहता है ना, पानी जब बह रहा है तो पानी बहता है, अपने साथ मिट्टी भी लेकर चला जाता है, जिसको बोलते हैं, फिर वो जो बना लेता है उसको बोलते हैं रिल्स, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्रॉम ओवरलैंड फ्लोज डाउन द स्लोप व्हाइल हेवी रेन। मतलब ऐसा क्या होता है, जब पानी बह रहा है सो इट विल इरोड, वो क्या करेगा, जिस सरफेस के ऊपर बह रहा है ना, वहां पर इरोजन करेगा, थोड़ा थोड़ा इरोजन करके वहां पर बना लेता है रिल्स। ये रिल्स आगे चल के जब डिवाइड होती हैं और ज्यादा गहरी हो जाती है, मतलब जब रिल्स ज्यादा डीप हो जाती हैं, ज्यादा वाइड हो जाती हैं, तो आगे चल के क्या बना लेते हैं, गलीज, ठीक है। ये गलीज बना लेते हैं।
रिल्स गलीज, अब ये गलीज जब बहुत समय बाद और ज्यादा वाइड हो जाती हैं, ये क्या बना लेती हैं? वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली, इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम ओवरलैंड फ्लोज डाउन द स्लोप व्हाइल हैवी रेनफॉल। ठीक है, जो पानी है जब ओवरलैंड से डाउन द स्लोप बहता है हैवी रेनफॉल की वजह से, तब ये क्या बना लेता है? क्या बना लेता है पता है? यहाँ पर एक जगह एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं प्लंज पूल। पहले तो आपने देखो, मैंने आपको पहली चीज वी शेप वैली बताई, मगर सिर्फ ये नहीं बताया कि वी शेप वैली होता है, मैंने ये भी बताया कि वी शेप वैली बनता कैसे, रिल्स फिर गली फिर वी शेप वैली। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सो जो इरोजनल लैंडफॉर्म है ना, एक बात बता रहा हूँ, ये जितनी भी नोट्स है ना, ये हेक्स हैं, जो भी बता रहा हूँ हेक्स हैं, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो आपको पढ़ना है बस, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सो इरोजनल लैंडफॉर्म बाय रनिंग वाटर, पहला है वी शेप्ड वैली। फिर क्या आता है, आप यहां पर देखो, दूसरा आता है आपको यहां पर एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, जो कि टॉप और बॉटम पर एकदम सेम स्लोप है और एकदम खतरनाक वाला स्लोप है। अब आप यहां देखो, आपको थोड़ा ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, स्टेप लाइक स्लोप, जो कि ऊपर थोड़ा वाइड है और फनल टाइप का नीचे कम है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो दिखा ना आपको, वो था गॉर्ज, उसको बोलते हैं गॉर्ज। वेरी स्टीप स्ट्रेट स्लोप, जिसकी जो विड्थ है वो टॉप और बॉटम में इक्वल है। और जो उधर वाला आपको साइड वाला दिखा है वो थी कैनन्स, जो ऐसी थी ना वो कैनन्स थी, और गॉर्ज जो है वो सीधी होती। कैनन्स क्या होती? स्टीप स्टैप लाइक साइड स्लोप होता है, जो कि वाइडर एट द टॉप एंड नैरोअर एट द बॉटम होता है। गॉर्ज को बनाते हैं हार्ड रॉक्स और कैनन्स को बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब दूसरा आता है पॉट होल्स और प्लंज पूल। ये क्या होती है पता है? जब पानी जैसे वाटरफॉल से गिर रहा है ऊपर से, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये कोने में देखना, ये पानी आया तो ये सर्कुलरली मूव होता है, पानी आया ऐसे करके सर्कुलरली मूव होगा। सर्कुलर रोटेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जितने भी पत्थर वगैरह हैं उनको निकाल कर इरोड करके बाहर फेंक देता है, तो यहाँ पर बन जाता है होल, जिसको बोलते हैं पॉट होल। ठीक है, सो एब्रेशन मतलब इरोजन ऑफ रॉक पेबल्स एंड बोल्डर्स की वजह से सर्कुलर रोटेशन करते हैं फ्लोइंग वाटर की वजह से। अब सेम चीज, ये जो गड्ढा यदि वाटरफॉल के फुट पर हो रहा है ना, तो यही बड़ा सा पॉट होल्स बनेगा, चौड़ा बनेगा, वाइड बनेगा, जिसको बोलते हैं प्लंज पूल। इट इज कॉल्ड प्लंज पूल। ठीक है, तीसरा यहां पर होता है इंसाइज्ड और एंट्रेंज्ड मीएंडर्स। इंसाइज्ड और एंट्रेंज्ड मीएंडर्स ये क्या करते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन अ जेंटल स्लोप। ये जेंटल स्लोप में बनते हैं, मतलब ये देखो जेंटल स्लोप आपका दिख रहा होगा, ये जो बने हार्ड रॉक्स, ये पता क्या है बेसिकली में? आप बोल रहे होगे कि सर ये तो मीएंडर पाथ है। मीएंडर का मतलब पता क्या होता है? मीएंडर का मतलब ऐसा गोल घुमा हुआ, बिल्कुल आपको लग सकता है, मगर ये मीएंडर कैसा स्ट्रक्चर है? ये मीएंडर कौन सा? इंसाइज्ड। इंसाइज्ड इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हार्ड रॉक कट कर रहा है। व्हेन कट हार्ड रॉक्स, पानी हार्ड रॉक को कट करता है ना, तब बनता है इंसाइज्ड और एंट्रेंच मीएंडर। थोड़ा आखिरी वाला कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, बार बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अ डीप वैली करेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप। तो स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप, तो ये ऐसा किसके बारे में बात कर रहा है? कैनन्स के बारे में बात कर रहा है ना। इसका तो ऐसा होता है गॉर्ज का, कैनन्स के बारे में बात कर रहा है, अभी ऊपर पड़ा है। अब बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनाता है? पहला है यहाँ पर एलुवियल फैन। ठीक है, एलुवियल फैन पता कैसे दिख रहा है? ये माउंटेन है, माउंटेन पर ऊपर से आ रहा है भाई पानी, माउंटेन ऊपर से पानी लेकर, है ना, पानी आ रहा है माउंटेन से ऊपर, अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप है, एकदम ऐसा स्लोप बना हुआ था, मतलब कि एकदम स्लाइड बना हुआ था, स्लाइड करते हुए चीजें आ रही थी। मगर जैसे ही इसको एकदम से इसको फ्लैट सरफेस मिला, जैसे ही इसको एकदम से फ्लैट सरफेस मिला, तो जितनी भी चीजें लेकर आ रहा था ना, ये कोन के शेप में फैला देगा, इसको बोलते हैं एलुवियल फैंस। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ऐसी चीज है, रिवर्स आ रही है बहुत दूर से, है ना, अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आ रही हैं, उसने क्या करा, यहाँ पर डिपोजिट कर दिया, इसको यहाँ डिपोजिट, कुछ यहाँ डिपोजिट, कुछ यहाँ डिपोजिट, कुछ यहाँ डिपोजिट। तो डिपोजिट करने की वजह से इसका जो डायरेक्शन है पानी का, इधर स्विच हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। फिर आता है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन जो नदियां आती हैं इसके साइड में, ठीक है, कभी भी इरोजन करेंगी तो वैली बनेगी, मगर जब ये साइड में डिपोजिट कर देता है ना, ये आपको दिख रहा है, तब बनते हैं फ्लड के प्लेन्स। ये जो एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लड प्लेन। अब आता है मिएंडर। अब आप बोलोगे अभी तो मिएंडर इरोजनल लैंडफॉर्म बताया, अरे ये मिएंडर पता क्या है? ये चैनल का पैटर्न है। इसमें क्या होता है, जैसे ये नदी आई, इसने क्या करा, बहुत सारी चीज लाकर यहाँ पर डिपोजिट कर दी, ये यहाँ पर डिपोजिट कर दी, ठीक है, यहाँ पर। अब क्या नदी ऐसे सीधे आएगी? क्या नहीं भाई, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पत्थर वगैरह आ गए ना, तो ये टर्न को बोलते हैं मिएंडर पाथ। जब ये ज्यादा ही टर्न हो जाएगा
तो ये एक छोटा सा टुकड़ा बाहर आ जाएगा जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, अब आता है ग्राउंड वाटर। पहले अपन ने कंप्लीट कर दिया रनिंग वाटर, अब आता है ग्राउंड वाटर। देखो आप सभी को पता है ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर पानी है। अब ये पानी कहाँ जाएगा? अंदर सीप करेगा। सीप करने को मैंने क्या बताया था? अंदर क्या करेगा? परकुलेट करेगा। दिस इज गोइंग टू परकुलेट, अंदर परकुलेट करेगा। तो अब सुनना मेरी बात, वाटर क्या करता है? परकुलेट करता है वेल इन द जॉइंटेड और क्रैक्ड रॉक्स। ऊपर जो रॉक प्रेजेंट थे वो जॉइंटेड और क्रैक्ड रॉक्स थे। अब ऐसा नहीं है कि पूरे समय तक वो पानी नीचे जाएगा, ठीक है, पूरे समय तक वो पानी नीचे जाता, ऐसा नहीं है। आफ्टर गोइंग वर्टिकली डाउन टू सम डेप्थ, मतलब कुछ गहराई तक नीचे जाएगा, इट विल स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली थ्रू जॉइंट, मतलब उसके बाद फिर वो हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा। पहले तो वर्टिकली जाएगा, उसके कुछ देर बाद हॉरिजॉन्टली मूव होने लगेगा। इस पानी के मोमेंट को, ठीक है, ये जो पानी का मोमेंट है ना, ये रॉक को क्या करता है? इरोड करता है। एक बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, पानी मोस्टली परकुलेट पता काय में करता है? डोलोमाइट या लाइमस्टोन के रॉक में, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हद तक होता है। अब यहां पर जितने भी लैंडफॉर्म ग्राउंड वाटर बनाएगा काहे में? लाइमस्टोन रॉक में, ठीक है, उसको पूरे को कहा जाता है कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी का मतलब कुछ नहीं, प्रोफाइल होती है। टोपोग्राफी मतलब प्रोफाइल, मतलब उस जगह का लैंड फीचर कैसा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। तो लाइमस्टोन रॉक में, जब भी लाइमस्टोन रॉक में ग्राउंड वाटर की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है और ऊपर जो डोलोमाइट और लाइमस्टोन बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। क्या हुआ? ग्राउंड वाटर पता क्या करता है? ग्राउंड वाटर ने एकदम से क्या करा, इसने पहले जमीन ऐसी थी, इसने पता क्या करा, इसने ऊपर वाले पार्ट को इरोड कर दिया, तो ये बन गया कम गहरा होल। कम गहरे को क्या बोलते हैं? शैलो, शैलो बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग उसने स्वेलो कर दी, शैलो होल्स। तो ये स्मॉल से मीडियम साइज के राउंडेड शैलो डिप्रेशन है जिनको शैलो होल्स कहा जाता है। एनडी के प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब आता है सिंक होल्स। सिंक होल्स क्या है? जब यही चीज और ज्यादा इरोड हो गई, ठीक है, तब ये और नीचे चली जाएगी। हाँ जी सर। तो अब ये तो सर चुंगी टाइप का, जैसे फनल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है वैसे बन गया, जो कि ओपन है ऊपर और नीचे कैसा है? क्लोज्ड है। सो इट इज एन ओपनिंग। ओपनिंग जो उसकी है वो सर्कुलर है एंड एंडिंग फनल शेप की है। अब जब ये चीज टूट गई, ये आखिरी में आपको दिख रही होगी, यहां पर देखो, ये चीज टूट गई, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये इधर वाला एरिया अलग, इधर वाला एरिया अलग, मतलब ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। इसको बोलेंगे टूटा हुआ सिंक होल, मतलब कोलैप्स सिंक होल, जिसको डोलाइन भी कहा जाता है। ये तीनों की तीनों चीजें आसान लगी ना आपको? ये सबसे आसान पार्ट है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अब कई बार पता क्या होता है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये खड़े खड़े, ठीक है, ये पिनिकल, हाइट, पिनिकल का मतलब हाइट होता है। ये कुछ नहीं, जब लाइमस्टोन रॉक्स को जो ट्रेंचेस वगैरह खा जाती है ना, तब ये बनता है। मतलब व्हेन द लाइमस्टोन इज ईटन अवे बाय द पिट्स एंड ट्रेंचेस, ये इरेगुलर फिंगर लाइक पॉइंट्स बना लेते हैं जिनको लैपीज कहा जाता है, जो कि इरोजनल लैंडफॉर्म है। और आखिरी में जाकर इरोड करके, आपने देखा ये नीचे जो स्ट्रक्चर है, ये तो जब कोलैप्स सिंक होल बन गया तो ठीक है, मगर नीचे जो बनी ना ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये बनी केव, गुफा। तो गुफा एक इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्राउंड वाटर का। मगर अब जो गुफा के अंदर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है, दे ऑल आर गोइंग टू बी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिफाइंस द टर्म लेपीस? ठीक है, लेपीस को कौन सा बढ़िया तरीके से डिफाइन करता है? स्मॉल टू मीडियम साइज शैलो डिप्रेशन? नहीं। ओपनिंग इज मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप टुवर्ड्स द बॉटम? नहीं। ये किसको कर रहा है? ये तो कर रहा है सिंक होल्स को। लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग ऑफ वाटर? नहीं, ये तो आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे। इरेगुलर सरफेस विद शार्प पिनिकल्स, मतलब शार्प हाइट्स, ग्रूव्स एंड रिजेस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एकदम सही है। अब गुफा की बात करें, केव। यहां पर केव के अंदर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तीन चीज सिखा रहा हूं मैं। यहां से पानी क्या करेगा? परकुलेट करेगा। आपने देखा यहां से पानी क्या करेगा? परकुलेट करेगा। देखो कि परकुलेट करेगा, ठीक है सर, परकुलेट करेगा। तो ऊपर क्या होता है? पानी जम जाता है, परकुलेट ऊपर से करेगा। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैलेक्टाइट। इट इज कॉल्ड स्टैलेक्टाइट। अब ये जो ऊपर वाला सरफेस है, यहां से पानी चूबेगा नीचे, ठीक है, ड्रिपिंग ऑफ वाटर। तो अब जब ये नीचे ड्रिपिंग होगी, ये नीचे ड्रिपिंग करते करते ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर बना लेगा, ठीक है, यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर बना ले। अब जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टैलेगमाइट। दिस इज कॉल्ड स्टैलेगमाइट। ऐसे चुभ चुभ कर जब ये कंप्लीटली एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा पिलर जैसा बना लेगा, इसको बोलते हैं पिलर। बस ये तीन ही है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। पहला है स्टैलेक्टाइट, ये हैंग करते हैं। स्टैलेगमाइट ये क्या करते हैं? ये नीचे से निकलते हैं, राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव
एंड दे आर फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग ऑफ वाटर। और फिर आता है पिलर जिसको कॉलम कहा जाता है। ठीक है, अब सुनो, अब आता है ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर का मतलब आप सभी को पता होगा यार, मास ऑफ आइस मूविंग एज शीट, शीट की तरह जब मास ऑफ आइस मूव करता है डाउन द स्लोप, इसको ग्लेशियर कहा जाता है। ये मूव करते हैं पता, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और जो इरोजन ग्लेशियर करता है ना भाई, इट इज वेरी ट्रेमेंडस। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बाय द वेट ऑफ द आइस। आइस का जो वेट है ना इतना ज्यादा रहता है, बहुत हद पार ट्रेमेंडसली यहाँ पर इरोजन करता है, इसलिए खतरनाक है। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर इरोड करके क्या बनाता है। ऐसे देखो कि ये जो आपको टॉप दिख रहा है ना, ये कभी ऐसा हुआ करता था चारों तरफ से खड़ा, मगर यहाँ पर क्या हुआ, ग्लेशियर गया धीरे धीरे करके, ये जो आपको दिख रहा है ना ये चीज, ये इरोड करा, इतना इरोड करा, इतना इरोड करा, इतना इरोड करा, इतना इरोड करा। तो इसने जब तीनों तरफ से इरोड कर लिया तो यहाँ पर क्या बन गई, हाइट बन गई। इसको बोलते हैं हाइट को हॉर्न। ठीक है, हाइट को बोलते हैं हॉर्न। और जो साइड वाली दीवार दिख रही है इसको बोलते हैं सर्क। और सर्क, अब एक सर्क ये है, एक सर्क ये है और एक सर्क ये। सर्क के नीचे जो लेक है इसको बोलते हैं टान लेक। तीन चीज पड़ी, सर्क है, सर्क इरोड होकर हॉर्न बनाएगा मतलब हाइट। और सर्क के अराउंड जो आपको लेक दिख रहा है इसको बोलते हैं टान लेक, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको तीन चीज पढ़नी है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्लेशियर, पहली चीज है सर्क विच इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली। ठीक है, साइड वाला एरिया आपको जो ऐसा करके बताया था ना, ये कुछ नहीं, ये सर्क है। ये डीप है, लंबा है, वाइड है। और ट्रफ मतलब इसको, ये जो ऊपर वाला है इसको क्रेस्ट बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं ना। इतना तो पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ा है ना। अब यहाँ पर जो लेक बनेगा इसको बोलेंगे टान लेक, आगे चल के ये टान लेक बनाएगा। और पीक जो होती है, क्रेस्ट, इसको बोलोगे हॉर्न। द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन्स दे आर फाउंड। क्यों बनती है पीक? ड्यू टू द हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल। सर्क वॉल जो साइड वाली है ना, इसका इरोजन होता है, फिर हॉर्न बनती है। तो सर्क का इरोजन होगा तो हॉर्न बनाएंगे। और सर्क के बेसमेंट पर एक लेक प्रेजेंट है जिसको टान लेक बोलते हैं। अब आता है ग्लेशिएटेड वैली। ग्लेशिएटेड वैली का मतलब क्या है पता है? ये ग्लेशिएटेड वैली ट्रफ है, मतलब क्रस्ट नहीं है, ट्रफ। जो यू शेप आपको एक ऐसे देखेगी, ये देखो ऐसे गिरती हुई है ना, ऐसे करके ऐसे गिरते हुए आपको दिख रही है, एक हैंगिंग वैली है, हैंगिंग वैली। और यहीं से जो टान लेक से निकल रही है आगे, इसको बोलते हैं यू शेप्ड वैली, ग्लेशिएटेड वैली। ठीक है, इसमें डेब्रीज होते हैं। और यहाँ पर मे बी लेक्स आर प्रेजेंट। यदि लेक्स प्रेजेंट होंगे तो इसको हैंगिंग वैली बोलेंगे। यदि ग्लेशिएटेड वैली तुम्हारी लटक रही है तो उसको हैंगिंग वैली बोलेंगे, बस। तो अब आपको याद क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म कौन से हैं? पहला क्या है, सर्क। सर्क जब इरोड होगा तो हॉर्न बनाएगा, दूसरा हॉर्न हो गया। सर्क के नीचे टान लेक प्रेजेंट है, तीसरा टान लेक है। दो प्रकार की वैली, ग्लेशिएटेड वैली और हैंगिंग वैली, बस इतना याद करो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डीप लॉन्ग वाइड ट्रफ और बेसिन विद अ वेरी स्टीप कॉन्केव हाइट वॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब डिपोजिशनल, डिपोजिशनल की ट्रिक पता क्या है? तीन चीज याद कर लो, मेड, MED, एम से मोरेन्स, ई से एस्कर, डी से ट्रम्बलेंस। मोरेन्स पता क्या होता है? जो ग्लेशियर डिपोजिट करके जाता है ना, एक्चुअली में उसी मटेरियल को मोरेन्स कहा जाता है, इतना दिमाग में रखना। द डिपोजिट ऑफ द ग्लेशियर टिल्स इन द फॉर्म ऑफ रिजेस, रिजेस के फॉर्म में जो डिपोजिट करके जाता है उसको मोरेन्स। मगर कई बार जब ग्लेशियर ऐसा जाता है ना, तो यहाँ पर ऐसे कर करके डिपोजिट कर देता है एक लाइन में। ठीक है, रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो लंबा नैरो रिज काय का सैंड ग्रेवल बोल्डर्स का जो कि डिपोजिट कर दिया जाता है स्ट्रीम के द्वारा। स्ट्रीम मतलब जो ग्लेशियर की स्ट्रीम्स आती है ना उसके द्वारा, उसको बोलते हैं एस्कर्स। इट इज कॉल्ड एस्कर। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रमलेंस के बारे में। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर आया ग्लेशियर, पूरा ग्लेशियर आया। और ग्लेशियर जब पिघल गया ना, तो अब यहाँ पर जब पिघला ग्लेशियर, जब यहाँ पर पिघला तो स्ट्रक्चर पता है ये कैसा बचा? स्ट्रक्चर ये बन गया ऐसा, ऐसा, है ना। एकदम ग्लेशियर भी ऐसा आया था और इसी डायरेक्शन में ये स्ट्रक्चर बन गया, मतलब आइस के मूवमेंट के पैरेलल। तो आपको ये ओवल शेप दिख रहा है, जो ओवल शेप रिज लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द आइस मूवमेंट। इसको बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर, जिसको ड्रमलेंस कहा जाता है। MED, मोरेन्स, एस्कर, ड्रमलेंस। ठीक है, मजा आया। अब हवाएं, हवाएं से हम क्या समझने वाले हैं? विंड। विंड भाई बहुत डोमिनेटिंग है, कहाँ पर? डेजर्ट में। और डेजर्ट में ज्यादातर मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग होती है। ज्यादातर तो मैकेनिकल होती है। और केमिकल क्यों होती है? क्योंकि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, दिन के समय टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म जो विंड्स बनाता है, ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म जो विंड्स बनाता है, पहला क्या है ये देखो, आपको दिख रहा है ये पेडिमेंट्स। इसको पेडिमेंट्स मतलब पहले तो क्या होता है भाई, पेडिमेंट्स माउंटेन के फुट पर पाए जाता है। ठीक है, माउंटेन के फुट पर जो डेब्रीज इकट्ठा होता है ना, उसको पेडिमेंट्स बोलते हैं। ये जो पेडिमेंट्स आप ऐसे याद करो, पेडिमेंट्स मतलब सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स मतलब टुकड़े, मतलब माउंटेन के फुट पर
जो डेब्रीज इकट्ठा हुआ, सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए, उससे बनेगा पेडिमेंट्स। अब पेडिमेंट जब पेंसिल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब पेंसिल इंसिल ये दोनों सेम है ना, तो ये आपको पेंसिल जैसी इसकी जो निप होती है वैसे ही दिख रहा है, तो ये इंसलबर्ग वैसे ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंसलबर्ग कौन बनाता है? पेडिमेंट्स फर्दर बीइंग इरोजनड एंड दे लेटर फॉर्म इंसलबर्ग, मतलब पेडिमेंट्स ही आगे चल के इरोड होकर इंसलबर्ग बनाता है। फिर आता है पलाया, अभी आया था ये एनडीए एग्जाम में, ठीक है, आई थिंक एनडीए 2024 में अपन ने पहले ही पढ़ा दिया था। पता है आपको डेजर्ट में भी कुछ प्रकार के लेक्स प्रेजेंट है, बीच में जो कम गहरे शैलो लेक्स प्रेजेंट है ना, एट द मिड ऑफ द प्लेन ऑफ द डेजर्ट, जहां पर इवेपोरेशन काफी ज्यादा होता है, पानी कम रहता है, इवेपोरेशन होगा तो पानी कम बचेगा, सॉल्ट ज्यादा रहेगा, इनको पलायास कहा जाता है। और फिर आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मशरूम की तरह, टेबल की तरह, पेडिस्टल रॉक्स की तरह, इनको बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड्स। ठीक है, सारे के सारे पेडिमेंट्स, इंसलबर्ग, पलाया, मशरूम, टेबल पेडिस्टल रॉक्स। अब डिपोजिशन से बनने वाले, ठीक है, डिपोजिशन से बनने वाले याद रखना सैंड ड्यून्स ऑफ डिफरेंट शेप। यहाँ पर आ जाएगा क्रीसेंट शेप का भी सैंड ड्यून हो सकता है जिसको बारछन बोलते हैं, पैराबोलिक भी हो सकता है जो कि बारछन का जस्ट रिवर्स होता है। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि जो रिवर्स बारछन इज ऑफ विच शेप, किस शेप का होता है, तो वो पैराबोलिक शेप का होता है, जिसमें सिर्फ एक विंग है उसको सीव बोलेंगे, जो एक लॉन्जिट्यूडनल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक जो परपेंडिकुलर होता है उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स क्या होता है, जो रेत है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर क्या हो जाती, सेटल हो जाती है, और ये हर समय ये रेत का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इनको देखकर कभी भी अपन डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। कहीं पर जो ऊंचाई है ना रेगिस्तान में, वो कुछ देर बाद वहां पर डिप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि उसका नेचर है चेंज होना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लो, ये बारछन है, ये यहाँ पर सीफ है, और बारछन का जस्ट अपोजिट यहाँ पर पैराबोलिक है। यहाँ पर जो ट्रांसवर्स है ये परपेंडिकुलर है और ये लॉन्जिट्यूडनल है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिया। अब आखिरी का सी वेव्स है, वैसे तो मैं बताता नहीं हूं मगर इस बार बता दे रहा हूं, ऊपर ऊपर बस नाम याद कर लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है। जब सी वेव्स इरोड करती है ना तो पहले बनती है क्लिफ, मैं पिक्चर नहीं डाला यहाँ पर, पहले बनती है सी क्लिफ। अब क्लिफ का मतलब क्या है? स्टीप रॉक्स फेसेस, स्टीप रॉक्स फेसेस, स्टीप का मतलब समझ रहे हो, जैसे समझना, ये किनारा है भाई, ये क्लिफ है, देख रही है ये किनारा, और यहां पर क्या है, ये पानी बह रहा है। ठीक है, क्लिफ, क्लिफ मैंने बता दिया कैसे, जब स्टीप रॉक फेस कर रहा है, फेसेस फॉर्म्ड बाय द अंडर कटिंग एक्शन ऑफ द वेव्स, वेव्स क्या कर रही हैं, अंडर कटिंग कर रही हैं। अब यहां पर कंटिन्यूस इरोजन होता है, फॉर्म्स आर नॉच एट द बेस, मतलब बेस में एक नॉच बना देता है, कॉजिंग द अपर पार्ट टू कोलैप्स, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला पार्ट है वो टूट जाता है। दूसरा आता है वेव कट प्लेटफॉर्म, ये तो आप नाम से ही समझ जाओगे यार, वेव कट, कट हो रहा है मतलब इरोजन हो रहा है। सी केव्स, समुद्र में बनने वाली जो केव रहती है ना, ये अब जैसे ये है, यहाँ पर ये इरोड करते करते ऐसा हो जाए, ऐसी गुफा बना दे, ये केव बना दे, तो अब क्या है, सी केव्स बन गई। होलो आउट फीचर्स होता है जो कि क्या बोल रहा है कि एट द बेस ऑफ द क्लिफ, जैसे क्लिफ ऊपर है, ये मैंने बताया, क्लिफ आपको ये दिख रही है, उसके जस्ट ये बेस में आपको क्या दिख रही है, केव दिख रही है, बस। अब आता है सी आर्क, यदि आर्क लाइक स्ट्रक्चर में हो गया तो फॉर्म्ड व्हेन टू केव्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ हेडलाइन मीट, जब दो केव आपस में आकर मिलती हैं तब क्या बनता है, आर्क। ऐसे बेसिक है, बस दिमाग में रखो। फिर आते हैं स्टैक्स और स्टंप। स्टैक्स कैसे प्रेजेंट है, आइसोलेटेड वर्टिकल रॉक कॉलम लेफ्ट आफ्टर कोलैप्स ऑफ सी आर्क। सी आर्क जब टूटता है ना, याद रखना, देखो सी आर्क टूट कर क्या बना लेता है, सी आर्क टूट कर बना लेता है स्टैक्स। ठीक है, सी आर्क टूटते हैं और स्टैक्स बना लेते हैं। और जब स्टैक्स टूटता है, जब स्टैक्स टूटता है तो उसके बाद बचता है स्टंप, बस इतना याद रखना। सी आर्क टूटा तो स्टैक्स, स्टैक्स टूटे तो स्टंप, बस नाम याद करो और आगे बढ़ो। अब आता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय सी वेव। अब डिपोजिट होंगे तो डिपोजिट बीच, भाई बीच कैसे बनता है पता है आपको, जितनी भी मिट्टी है, पैबल्स हैं, शिंगल्स हैं, जब वो किनारे के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं तो बीच बनता है। फिर आता है स्पिट्स। ठीक है, स्पिट का मतलब तो वैसे ही थूकना होता है, तो समझ रहे हो, कोई चीज इकट्ठी हो रही है, मतलब नैरो रिजेस ऑफ सैंड प्रोजेक्टिंग इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट लाइन, मतलब कोस्ट लाइन से, मतलब जो किनारा होता है ना वहां से सी के बीच में कुछ मतलब रिजेस बन रही हैं सैंड की, उसको स्पिट कहा जाता है। अब आता है बार। बार कैसे बनते हैं, रिजेस ऑफ सैंड एंड शिंगल क्रॉस एट द माउथ ऑफ द बे, बे के माउथ पर जो वहां पर रिजेस ऑफ सैंड के रिजेस बनते हैं उनको बार्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर आता है टोम्बोलोस। टोम्बोलोस क्या है, अ स्पिट दैट कनेक्ट्स एन आइलैंड टू मेनलैंड, मतलब एक आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ता है, उसको बोलते हैं टोम्बोलोस। ऐसे नॉर्मली आप समझ सकते हो, सीधे पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन पता कैसे पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ सी वेव्स, बस। लगून्स भी होते हैं,
लगून शैलो वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय बार्स, मतलब जो सी को बार से अलग करता है उसको लगून बोलता है। मेरे को पता है सबसे टफेस्ट कठिन वाला जो आपका पार्ट रहा आज का वो यही वाला रहा। पूरी जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे खतरनाक जो पार्ट था वो यही वाला था। आई नो इट वेरी वेल, मेरे को पता है। बस आखिरी था, इसके बाद तो सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं, मज़ेदार होने वाली हैं। सो इट वॉज द नाइस सेशन फॉर यू गाइस। ठीक है, डायरेक्टली सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। नोट्स वगैरह हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डल जाएंगे। ये सेव कर लेने दो मेरे को, ये वाला भी सेव कर लेने दो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जो पुराना वाला सेशन है उसके नोट्स मैंने डाले नहीं थे, अब आपको दिख रहे होंगे डले हुए फ्री कंटेंट में। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।